ठीक है, देखो तो ये था हमारा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप इस तरीके से एनर्जी क्यू निकाल सकते हो और क्यू पॉजिटिव है। अब मैं आपको एक और रिएक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, एक और रिएक्शन दूंगा, आप बताना कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या इसका आंसर नेगेटिव आएगा। एक और रिएक्शन देंगे। तो क्वेश्चन ये है, मतलब इनफैक्ट क्वेश्चन अगर मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में देना चाहूँ ना, लैंग्वेज फॉर्म में, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन ये है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ, for the separation of an oxygen 16 O16 nucleus into four identical pieces, into four identical particles. बताएं इसका आंसर क्या आएगा। डेटा आपको चाहिए होगा, ऑक्सीजन का मास चाहिए होगा और मास चाहिए होगा उसके अंदर। पहले तो ये डिसाइड करो कि ऑक्सीजन 16 फोर आइडेंटिकल पार्ट्स में जब जाएगा तो बनेगा क्या। 16 मतलब ऑक्सीजन, मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर पता है 8 होता है। तो 8 और 16 को अगर आप 4 पीसेस में डिवाइड करते हो, वो भी आइडेंटिकल पीसेस में, तो कौन सा एलिमेंट तैयार होकर आएगा आपके सामने? कौन सी एलिमेंट बन के आएगी? एलिमेंट कौन सी निकल के आएगी? हाँ जी अंबर। सूरज, बेरिलियम बी नहीं होगा, एच ही होगा यार। एच ही मतलब अल्फा पार्टिकल होगा ये। हीलियम तो एटम है, देखो हीलियम एटम है, अल्फा पार्टिकल होगा क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस आएगा आपके सामने। हाँ जी अक्षय, हीलियम एटम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में कंफ्यूज मत करिएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे इस चैप्टर में नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक। देखो इसका मतलब रिएक्शन कैसे लिखोगे आप? 8O16, यहाँ पर कह रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो मेरे को उससे मतलब नहीं, मैं एक नॉर्मल कन्वेंशन फॉलो करूंगा। मैं इसको 4 टाइम्स 2He4 और प्लस कैपिटल क्यू, ये मेरा कन्वेंशन है कि कैपिटल क्यू को हम राइट साइड पे रखेंगे। प्लीज इस पर ध्यान देना कि ये न्यूक्लियस है, इनका सिंबल तुमने एटम वाला ले रखा है, बट एक्चुअल में ये न्यूक्लियस है और एक्चुअल में ये भी न्यूक्लियस है। तो इसमें आप क्या करोगे? ऑक्सीजन का मास चाहिए होगा हमें, ठीक है जी, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका मास भी चेक करते हैं, इसमें आप चेक करोगे ना, मैं भी चेक, मतलब मैं इसको सिंबल्स के फॉर्म में वैसे लिख दे रहा हूँ, सिंबल्स के फॉर्म में। मुझे एक्चुअली आज मैं बिना बुक के बैठ गया हूँ, तो मासेस की प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, अदरवाइज मैं पहले से लेके बैठता है इसको। अच्छा सचिन जी मास बता दिया है। सचिन ऑथेंटिक सोर्स है ना बच्चा, देखो क्योंकि ना दिक्कत ये होती है कि अगर ये सोर्स ऑथेंटिक ना हुआ तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। चलिए, यानी कि ऑक्सीजन 16 का मास काफी लोगों ने बताया है, तो वो सही होगा 15.999। चलिए, और हीलियम का मास तो अभी हम लोगों ने देखा था 4.0026, यानी 4.003 मान लेते हैं इसको, 4.003 है। हाँ सचिन, IUPAC की साइट से तो ऑथेंटिक ही होगा, इससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या होगा। चलो बताओ क्यू वैल्यू। तो हमने कहा कि आप एक जनरल फॉर्मूला रखो ना। क्यू वैल्यू का मतलब है टोटल मास जो उसका रिएक्टेंट पे है माइनस टोटल मास जो उसका प्रोडक्ट्स है, जो उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, वो फिजन हो फ्यूजन हो, सिंपल सा रूल है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट दिस टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय C²। तो रिएक्टेंट पे आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर 15 पॉइंट रिएक्टेंट पे ऑक्सीजन है, तो उसका मास क्या रखेंगे? तो उसका मास हो गया 15.999। बट ये एटॉमिक मास है, तो उसमें से 8 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करना होगा आपको। ये रिएक्टेंट का मास हो गया। प्रोडक्ट्स का मास 4 इंटू हीलियम का मास रखेंगे 4.003, एटॉमिक मास है ये, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेस करने पड़ेंगे आपको, तब आपका न्यूक्लियस का मास आएगा, और इंटू C² होगा। एक्चुअली एमई का फैक्टर कैंसिल आउट कर जाएगा, यहाँ पर एमई का फैक्टर कैंसिल कर जाएगा, और बाद में यहाँ पर 931.5 और मल्टीप्लाई करोगे, 931.5।
तो आप मुझे ये बताओ कैपिटल क्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, पहला क्वेश्चन। ये सारा कुछ करने के बाद कैपिटल क्यू की जो वैल्यू है नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव आ रही है प्रथम, सचिन, हाँ, आर्यन, नेगेटिव। एंडोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, कैपिटल क्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। मैंने अभी क्या कहा था, अगर क्यू पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी रिएक्शन में, और क्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इस क्वेश्चन में एनर्जी देनी पड़ेगी। हालांकि वो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, अब आप क्यू निकालो कितना आएगा, जो वैल्यू आई है इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, टी स्क्वायर हट जाएगा वहां से, और 12 आ रहा है। अच्छा श्रेयस, 12.10 है या 121? प्रथम आंसर, प्रथम का जो है वो एक बार चेक करने दो, क्या था अभी चेक करने दो, 123.88 है। और कृष्णा और इशिका शुक्ला, चारू, 12, बहुत डिफरेंस आ रहा है भाई, 123 और 12 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। करेक्ट आंसर अक्षिति सिंह, रक्तिम बनर्जी, सभी का 12 है। प्रथम आंसर चेक करो फिर, इसका मतलब निखिल, सभी का आंसर 12.10 के आसपास आ रहा है, 12.10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर्यन सही है। प्रथम जल्दी कंफर्म करो भाई, कहाँ गलती हो गई है। ठीक है, 12 पॉइंट ही आएगा, 12.10 के आसपास, ठीक है, सही आंसर है वो। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने दो एग्जांपल दिए, एक पॉजिटिव क्यू वैल्यू का और एक नेगेटिव क्यू वैल्यू का। ये रिएक्शंस में दोनों हो सकते हैं, ठीक है, और तरीका इसको सॉल्व करने का यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, ये इस तरीके से हम क्यू वैल्यू निकालते हैं, आसान है, बस क्या है कैलकुलेशंस ज्यादा हैं, मतलब कंसेप्चुअली टफ नहीं हो आप, बट कैलकुलेशंस में टाइम लगता है, और कैलकुलेशन में टाइम डेसिमल प्लेसेस की वजह से लग रहा है आपको। हाँ जी, उत्तर नेगेटिव आंसर आएगा, क्यू माइनस में आएगा, जिसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं है, एनर्जी दे करके मुझे इस रिएक्शन को करवाना पड़ेगा। 12.10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ी है, मैं एक और रिएक्शन देता हूँ। तो मेरे को अगला टॉपिक है क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, ये तो आपने मासेस के फॉर्म में देखा, नाउ क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये कैसे लाओगे? ठीक है, मैं कोई एक रिएक्शन चूज कर लेता हूँ, कोई भी एक रिएक्शन मान लेते हैं, ठीक है जी, और उस रिएक्शन के अंदर आपको ये बताना है, मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि A1 और A2, A1 प्लस A2, और ये रिएक्ट करके A3 प्लस A4 बन रहे हैं, मतलब ये मास नंबर है। A1, A1 का मतलब यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है 1 ऑफ मास नंबर A1, A2 का मतलब अनदर न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A2, और इसी तरीके से A3 और A4 है। तो ये एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ पर स्मॉल A1 है, यहाँ पर स्मॉल A2 है, यहाँ पर स्मॉल A3 है, और यहाँ पर स्मॉल A4 है। ठीक है, आप बताओ इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू कितना होगा, है ना? क्यू वैल्यू मतलब अगर इसके आगे हम प्लस क्यू लिखें तो क्यू कितना होगा, क्यू मतलब एनर्जी कितनी बाहर आएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि क्यू पॉजिटिव आए, बट क्यू वैल्यू कैसा होगा, अभी हम लोगों ने मासेस के फॉर्म में देखा था, अब आप इसको बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में देखोगे। नाउ इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये आपको आइडिया समझ में आया कैसे करना है, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। तो देखिए, बेटर होगा कि अगर हम कोई रिएक्शन चूज कर लेना तो ज्यादा अच्छा होगा, सिंबल्स के फॉर्म में ले ले। देखो, देखिए, आप जरा बाइंडिंग एनर्जी जो डिस्कस हुआ था उसको समझना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि थियोरेटिकल मास
माइनस एक्सपेरिमेंटल मास, ये मास डिफेक्ट था, और इंटू सी स्क्वायर, इसको हम लोगों ने कहा था कि ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी होगा। बाइंडिंग एनर्जी इसको कहा गया था। सूरज एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ, जल्दीबाजी ना करो बच्चा, कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, मतलब चैप्टर का फाउंडेशन है ये। देखिए, तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि जो एक्सपेरिमेंटल मास होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेरिमेंटल मास विल बी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, सॉरी, मतलब अगर मैं यहाँ से एक्सपेरिमेंटल मास की वैल्यू निकालूं तो एक्सपेरिमेंटल मास में क्या कह सकता हूँ, दैट एक्सपेरिमेंटल मास इक्वल्स टू थियोरेटिकल मास माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। एक्सपेरिमेंटल मास इक्वल्स टू थ्योरी मास माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना मास हुआ देखो, यहाँ पर अगर आप मास कैलकुलेट करो तो यहाँ पर मास इसके हिसाब से होगा थियोरेटिकल मास माइनस इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ये पर न्यूक्लियन है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी A1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A1, पर न्यूक्लियन को मास नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये इतना मास हो गया आपका A1 के लिए। मास ऑफ A2, उसके लिए इसका थियोरेटिकल मास चाहिए माइनस इसकी बाइंडिंग एनर्जी A2 इंटू कैपिटल A2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो इसको 1 कर लो, थियोरेटिकल मास 1 का, ये थियोरेटिकल मास 2 का। ऐसे ही जब A3 की बात करोगे, थर्ड वाले की, तो सेम प्रोसेस लगाते चले जाओ आप, थियोरेटिकल मास 3 का माइनस A3 कैपिटल A3 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और ऐसे लास्ट वाले का होगा। अब आप बताओ, अपना प्रीवियस कंसेप्ट फॉलो कर लो, जो प्रीवियस कंसेप्ट था वो लगाओ। प्रीवियस कंसेप्ट जब लगाओगे, प्रीवियस कंसेप्ट क्या था कि Q वैल्यू विल बी सम ऑफ ऑल मासेस ऑन द रिएक्टेंट साइड माइनस सम ऑफ ऑल मासेस ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड देन इनटू सी स्क्वायर। तो ये दोनों आपका रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, इनको ऐड करो, और ये हमारे प्रोडक्ट साइड है, इनको सेपरेट करो। ठीक है, इनको करके देखें क्या आंसर बन रहा है इसको। अगर आप इसको सही तरीके से कर रहे हो, ईमानदारी के साथ कर रहे हो प्रॉपरली, तो जो रिजल्ट बनेगा वो सुन लो क्या बनेगा यहाँ पर, अगर आपने इसको सही से किया होगा। तो कैपिटल Q विल बी, अगर आप एक्यूरेट हो अपनी वर्किंग में, तो थियोरेटिकल मास 1 प्लस थियोरेटिकल मास 2 माइनस थियोरेटिकल मास 3 माइनस थियोरेटिकल मास 4 प्लस यहाँ पर आपके पास टर्म आएगा A3 टाइम्स कैपिटल A3 प्लस A4 टाइम्स कैपिटल A4 माइनस A1 कैपिटल A1 और माइनस A2 कैपिटल A2, और वो सी स्क्वायर चला जाएगा। सी स्क्वायर पहले वाले ब्रैकेट के साथ आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट के साथ, सेकंड ब्रैकेट में नहीं आएगा। अब जो थियोरेटिकल मास है वो तो बराबर आएगा, रीजन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लेफ्ट साइड पर, थियोरेटिकल मास तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से देखते हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लेफ्ट साइड के और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स राइट साइड के बराबर मिलेंगे आपको। भाई अभी हम लोगों ने पीछे ऑक्सीजन की रिएक्शन दिखाई थी आपको, कि अगर आप कोई भी रिएक्शन लो 8O16 और वो मान लो 2He4 के 4 एलिमेंट्स में चला गया, तो 2He4 प्लस 2He4 प्लस 2He4 प्लस 2He4, तो टोटल एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड, टोटल एटॉमिक नंबर राइट साइड बराबर होगा, टोटल मास नंबर दोनों तरफ बराबर होगा। ये वैसे भी आप पढ़ चुके हो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मासेस कंजर्व होते हैं, मास नंबर और चार्ज, मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व रहना चाहिए। तो जो थियोरेटिकल मास का डिफरेंस है, क्योंकि ये तो एल्जेब्रा के हिसाब से चल रहा, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काउंटिंग करके कर रहे हो, तो जब काउंट बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का काउंट लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का काउंट लेफ्ट राइट सेम है, तो ये थियोरेटिकल मासेस में जो डिफरेंस होगा ये 0 हो जाएगा।
और इस वजह से जो क्यू वैल्यू बनती है वो सिर्फ सेकंड ब्रैकेट हो गया, जिस हिसाब से क्या बन गया, वो क्या बना, सेकंड ब्रैकेट। ध्यान से देखो, तो आप कह सकते हो in terms of binding energy you can call it that q value is equals to the total binding energy of products minus total binding energy of reactants। उल्टा है, मासेस से उल्टा है यहाँ पर। in terms of mass reactant minus product है, but in terms of binding energy it is product minus reactant। और अगर q वैल्यू पॉजिटिव है, q वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब products have more binding energy than the reactants एंड प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। नाउ कंपेयर करो, बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से कंपेयर करिए, तो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको ज्यादा देना पड़ता है डिटैच करने के लिए। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब बाउंडेड है, बाउंडेशन को ब्रेक करना चाहते हो, डिटैचमेंट चाहते हो, तो आपको एनर्जी ज्यादा स्पेंड करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कौन सा ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस हुआ, प्रोडक्ट्स स्टेबल हैं या फिर रिएक्टेंट्स स्टेबल हैं। अगर बाइंडिंग एनर्जी, देखिए Q पॉजिटिव आएगा ना, अगर Q अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स में ज्यादा है रिएक्टेंट से, और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है यानी प्रोडक्ट्स स्ट्रांगली अटैच हैं अपने न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में स्ट्रांगली अटैच हैं, तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो गए, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। तो अगर कोई रिएक्शन इन स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होगी, फ्रॉम इनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी, तो क्यू वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और रेडियो एक्टिव डिके इसका बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो स्टेबल न्यूक्लियस में नहीं आते, तो वो कुछ ना कुछ डिके करते हैं, या तो अल्फा पार्टिकल को डिके करेंगे या फिर बीटा पार्टिकल को डिके करेंगे और एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर जाएंगे अपने आप को। तो जितनी भी डिके डिके की प्रोसेस होंगी, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके और एक के कैप्चर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये 4 रिएक्शंस हैं, सबका क्यू पॉजिटिव आएगा। और आपको बताना है कि न्यूक्लियर फिजन में और न्यूक्लियर फ्यूजन में, फिजन एंड फ्यूजन, ये पॉजिटिव क्यू वैल्यू वाली रिएक्शंस होती हैं या फिर नेगेटिव क्यू वैल्यू होती है इनमें। देखिए, जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो भी होंगी जो अपने आप इनिशिएट हो रही है, फिजन और फ्यूजन और रेडियो एक्टिव डिके, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज ए नेचुरल फिनोमिना। ये अपने नेचर, जो हमारा नेचर है, उस नेचर में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो अपने आप डिके कर रहे हैं, कोई उनको जाकर के डिके तो नहीं करवा रहा। इसके पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू हीलियम, यानी ऑक्सीजन अपने आप हीलियम में कन्वर्ट नहीं होगा अनलेस उसको आप प्रेशराइज ना करो। तो रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप होने वाली रिएक्शंस हैं, क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ये भी नेचुरल फिनोमिना है। हम सबको पता है कि जो इस यूनिवर्स की एनर्जी का सोर्स है, हम सबको पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन के अंदर एक हैवी अमाउंट का फ्यूजन प्रोसेस चल रहा होता है, जहां से सन की एनर्जी को डिफाइन किया गया है। तो क्या हम में से कोई जा करके वहां पर रिएक्शंस करवा रहा है, या वो अपने आप बाय नेचर रिएक्शन हो रही है और वहां से सन की एनर्जी लाइट के फॉर्म में और वेव के फॉर्म में हम लोग के पास आ रही है। तो फ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, फिजन भी स्पॉन्टेनियस है, जो फिजन रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और रेडियो एक्टिविटी, ये तीनों के तीनों हमारे कॉमन लाइफ के अंदर पॉजिटिव क्यू वैल्यू के होंगे। क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने में गलती नहीं करोगे आप। ये जो कंसेप्ट है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, ओलंपियाड में भी क्वेश्चन है इसका, मैं पहले बता दूं, ओलंपियाड में क्वेश्चन है, जेई एडवांस में क्वेश्चन है, जेई मेन में क्वेश्चन है। फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, the mandatory condition is
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट बी मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एग्जाम्पल फॉर्म में दे रहा हूं आपको मैं। ये बता रहा हूं आपको, ओलंपियाड तक के क्वेश्चंस में है। और आपसे सात्विक हाइड्रोजन बम यार एटॉमिक है, वो एटम है, न्यूक्लियस नहीं है वो। हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम में आता है, एटम बम होता है ना। तो एटम बम अलग है, न्यूक्लियर बम अलग है। तो ये सुनिएगा, क्या मैं आपको एक रिएक्शन लिखूंगा, आपको सिर्फ ये बताना है वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ये बताना है आपको। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक रैंडम एग्जांपल लूंगा। 24A और इसकी खोपड़ी पर कोई भी नंबर होगा, मान लो 50 है, मैंने रैंडम एग्जांपल लिए हैं, प्लस 36B 80, और ये कन्वर्ट हो गया 60C और 130 में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैपिटल ए के लिए, कैपिटल बी के लिए और कैपिटल सी के लिए जो वैल्यूज हैं वो है 5, 7, 5, 7 और ये 6.5। इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्यू पॉजिटिव, रिएक्शन अपने आप होगी। रिएक्शन अपने आप कराने के लिए बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स में ज्यादा होनी चाहिए। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का डेटा आपके सामने है, कैलकुलेट करके देखो कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स में क्या आ रही है और टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स में क्या आ रही है। तो ये मालूम चल जाएगा कि इस रिएक्शन में, देखिए टोटल यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ये होगा पर न्यूक्लियन 5 और इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन 50, 5 इंटू 50 प्लस 7 इंटू 80, मास नंबर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट्स हो गए। और बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स में जाओगे तो वो 6.5 इंटू 130। अब आप चेक करो क्या ये रिएक्शन परफॉर्म होगी अपने आप, स्पॉन्टेनियस है, क्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये अपने आप फ्यूज हो जाएंगे। मतलब नेचर में ऐसे न्यूक्लियाई अपने आप फ्यूज हो जाते हैं जिनका क्यू पॉजिटिव आ रहा हो। रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फिनोमेना है, मैं फिर बोल रहा हूँ। कार्बन डेटिंग एग्जाम्पल है, यूरेनियम का एक नेचुरल एग्जाम्पल है जहां से हम जो रॉक्स है, जो पत्थर होते हैं, पत्थर हैं, उनकी एजेस वगैरह कैलकुलेट की जाती है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको चेक करने वाले आएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो अब आप क्यू वैल्यू निकालना सीख गए। ठीक है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्यू वैल्यू निकालना सीख गए हो। ठीक है, मासेस के फॉर्म में और बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। हाँ, रॉक डेटिंग बिल्कुल वही है। ये क्यू वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हमारे पास मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी अभी, तो उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा यूज है। तो अगर हमारा ये स्टेप, ये कंसेप्ट बिगड़ा हुआ है तो हम आगे इस चैप्टर में और आगे एडवांस नहीं जा पाएंगे फिर। अब ये क्यू वैल्यू है कहां पर, मतलब एक्चुअल में क्यू वैल्यू क्या है, एक्चुअल में क्यू वैल्यू क्या है वो भी देखना पड़ेगा। एनर्जी तो रिलीज हुई, बट ये कहां पर यूज होगी। एनर्जी रिलीज होकर क्या डिसिपेट हो जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, ये क्या होगा, वो एक क्वेश्चन है मेरा, वो डिस्कस करना है। अब आप, जो हमारा एक रियल ग्राफ है, देयर इज अ ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, एक ग्राफ डिस्कस करेंगे। अब ये ग्राफ आप देखो, ये ग्राफ आप जब करोगे तो ये आप अपने लेवल पे एक्चुअल में ग्राफ देखेंगे बुक के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उसका एक रैंडम ग्राफ लूंगा, मैं सिर्फ एक रैंडम ग्राफ लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो हॉरिजेंटल एक्सिस पर हमारा मास नंबर है यानी कैपिटल ए, और वर्टिकल एक्सिस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ये ग्राफ एक्चुअल ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो आप किसी भी सर्च इंजन पे देख सकते हो, बुक पे देख सकते हो एक्चुअल ग्राफ, क्योंकि ये साइंटिस्टों ने काफी मेहनत करके बनाया है। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। एक्चुअल ग्राफ तो काफी जिगजैग फॉर्म में होता है, बट इस ग्राफ का कुछ पोर्शन ऐसे जाता है, ये इनिशियली राइज करता है, मैक्सिमा अटेन करता है,
और थोड़ी देर तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने के बाद नीचे आ जाता है, स्लाइटली डिक्रीज होने लगता है। ये इस टाइप से ग्राफ है। ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ आप बुक में देख लीजिएगा इसका। इसका जो पीक आता है, मैक्सिमा पीक वैल्यू, मैक्सिमा हाईएस्ट वैल्यू, वो आपको दिखा जाएगा फॉर द मास नंबर 56 विच इज आयरन। और यहाँ पर वो वैल्यू 8.8 के आसपास, मैंने यहीं से कैलकुलेट करके दिया था आपको कि ये अराउंड 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। तो ये माना गया है कि आज तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, आगे का पता नहीं, बट अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई कोई है तो वो है आयरन, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, हैविली स्टेबल है। और अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के पहले देखिए तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जो हमारा नेचर है उस नेचर में फिजन और फ्यूजन लो मास नंबर पे होते हैं या फिर हाई मास नंबर पे होते हैं। मतलब फिजन की जो रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फिजन, ये हैवी एटम्स का होता है, मतलब हैवी एलिमेंट्स का है या लाइट एलिमेंट्स का है। फिजन में यूरेनियम है, तो फिजन नेचर के अंदर, हमारे जो नेचर है उसके अंदर जो अपने आप हो रहा है, हम लोग लेबोरेटरी में करवाते हैं वो अलग बात है, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे नेचर में हो रहा है, तो ये हैवी एलिमेंट्स में होता है। और फ्यूजन नॉर्मली लाइट एलिमेंट्स में होता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे नेचर में हैवी एलिमेंट फ्यूज करें और लाइट एलिमेंट्स फिजन करें? इस टाइप, मतलब ये आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब नेचर में क्या है ऐसा जिस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये ग्राफ है, देखिए अगर आप यहाँ पर ग्राफ के इस पोर्शन पे आओ, मान लो देख, अब रुक, अच्छा मैसेजिंग 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट मैसेजिंग स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, हैवी एलिमेंट्स नहीं, देखो इसका रीजन वैसे देखना पड़ेगा आपको कि ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बोर्ड का भी क्वेश्चन है, और भगवान करे सिलेबस ना चेंज हो। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास मास, मान लो 2 मास नंबर है, फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि A1 और A2 2 मास नंबर मिलेंगे और तीसरा मास नंबर बनेगा। तो आप इस ग्राफ को देखिएगा, यहाँ पर एक लो मास नंबर का एलिमेंट, एक और लो मास नंबर का एलिमेंट, और एक और लो मास नंबर एलिमेंट, ये 3 हैं। ये आपने मास नंबर A1 मान लिया, ये मास नंबर A2 मान लिया, और ये मास नंबर A3 मान लिया। A1 और A2 फ्यूज हो गए और A3 वाला एलिमेंट आ गया। एलिमेंट A1 के सामने मान लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन A1 है, एलिमेंट A2 के सामने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन A2 है, और एलिमेंट A3 के सामने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन A3 है। बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की और बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स की अगर कैलकुलेट की जाए तो रिएक्टेंट में A1 और A2 है, यानी ये A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस A2 इंटू कैपिटल A2, और प्रोडक्ट्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी A3 इंटू कैपिटल A3। मास नंबर कंजर्व है, यानी कि A1 प्लस A2 का सम जो होगा वो A3 के बराबर है। लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग A3 वाली वैल्यू A2 और A1 से बड़ी वैल्यू है। मतलब जो भी आप नंबर यहाँ पर पुट कर रहे हो और जो नंबर आप यहाँ रखोगे उससे बड़ा नंबर आपको यहाँ रखना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पर 2 रख रहे हो, यहाँ 3 रख रहे हो, तो यहाँ पर आप उससे बड़ी वैल्यू 4 रखोगे। और A1 प्लस A2 इक्वल टू A3, तो क्या ये बात साबित नहीं होती है कि बाइंडिंग एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो प्रोडक्ट्स में ज्यादा है? भाई मास नंबर प्रोडक्ट का उतना ही है, लेकिन पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो क्या ये प्रूफ नहीं होता कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स में ज्यादा हो गई? और जब बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स में ज्यादा है तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, अपने आप हो जाएगा। नेचर में अगर जहां पर भी, इस नेचर में जहां भी ऐसा चांस होगा, ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाएंगे। वो ऐसे न्यूक्लियाई अपने आप फ्यूज कर जाएंगे अगर उनको रिएक्ट करने के लिए
एटमॉस्फेयर मिलता है, कंडीशंस मिलती हैं तो। और स्टार्स की एनर्जी इसका एग्जांपल है, जहां पर फ्यूजन एक नेचुरल फिनोमेना है, अपने आप हो रहा है, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द स्टार्स। फिर आता है फिजन में। फिजन मतलब ब्रेक करने का होता है, फिजन मतलब न्यूक्लियस का ब्रेक करना, और फ्यूजन मतलब ज्वाइन करना। तो फिजन हैवियर साइड पर क्यों है, उसका भी आंसर है। हैवियर साइड पर मान लो यहां पर कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा है, बट ऑब्वियस है कि जब वो ब्रेक करेगा तो दो लाइट न्यूक्लियस बनेंगे, यानी कम मास नंबर वाले बनेंगे। तो यहां पर हमने 3 एलिमेंट्स दिखाए, आप इन तीनों के सामने इसकी वैल्यू चेक करो। अब मैं थोड़ा सा ना एबीसी चेंज करके कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पर एबीसी की जगह कोई और नाम ले लो। सपोज ये कोई एलिमेंट पी है, ये एलिमेंट क्यू है, और ये एलिमेंट आर है। तो एलिमेंट पी ब्रेक होगा क्यू और आर में, रिवर्स ऑर्डर जाएगी ये। यहाँ पर न्यूक्लियन पी है, यहाँ पर न्यूक्लियन क्यू है, और यहाँ पर न्यूक्लियन आर है, पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की और बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट में इस बार एलिमेंट नंबर पी है, तो पी उसका मास नंबर है, और पर न्यूक्लियन स्मॉल पी। प्रोडक्ट्स में मास नंबर कैपिटल आर एंड पर न्यूक्लियन स्मॉल आर, प्लस मास नंबर कैपिटल क्यू और पर न्यूक्लियन स्मॉल क्यू। मास नंबर कंजर्व होता है, यानी कि कैपिटल आर प्लस कैपिटल क्यू इक्वल टू पी होगा। लेकिन जो साइड में नंबर्स हैं स्मॉल पी, ये नंबर छोटा है 2 मान लो, और ये नंबर बड़े है उससे 3 4 मान लेते हैं। तो क्या अब एक बार फिर नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हुई? बताना यस और नो करके, क्या प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या नहीं है? यस और नो करके कंफर्म करिए भाई अपना आंसर को, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हाँ इस केस में भी प्रोडक्ट्स हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी। कोई भी नंबर रख के देख सकते हो वहां पर। इसका मतलब फिजन में भी प्रोडक्ट्स के पास ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, और फ्यूजन में भी प्रोडक्ट्स के पास ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। ये दोनों स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो गई। फिजन एंड फ्यूजन बोथ आर spontaneous reactions because their products have more binding energy as compared to the reactants। और अगर आप इसका डिफरेंस निकाल दोगे तो वो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की क्यू वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल क्यू वैल्यू, फ्यूज करने की क्यू वैल्यू। यानी ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुई, जितने भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गई हैं। सो अब क्यू वैल्यू निकालने के बाद, क्यू वैल्यू अगर आपने लर्न कर लिया है किस तरीके से फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ मासेस, इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन, और ये ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ के भी और भी कंक्लूजन्स हैं। मतलब ये जब ग्राफ साइंटिस्टों ने बनाया तो उनको एक और बात समझ में आई। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद देखिए, कोई भी कंक्लूजन हमारा ग्राफ के ऊपर होता है। आपको रिसेंट एग्जांपल दें, कोविड-19 की सारी स्टडी चल रही है उसके ग्राफ के ऊपर। आप उसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ को ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर हम किसी फॉर्मूले को कंक्लूड करते हैं। तो साइंस में डेवलपमेंट ऐसे ही होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ प्लॉट कर लिया गया, और ग्राफ को प्लॉट करने के बाद उसके ऊपर स्टडी की गई। तो जब ग्राफ के ऊपर स्टडी किया गया तो उस स्टडी में 3 बातें सामने आई, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और रेडियो एक्टिविटी। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा ये भी समझ में आया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के इस ग्राफ से साइंटिस्टों को एक और बात समझ में आई, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये वही ग्राफ है जिसने साइंटिस्टों को ये बताया कि नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कैसा है। देखिए, ऑब्जर्वेशन के बाद ही किसी का नेचर निकाल पाओगे। आज हम ग्राफ और सिम्टम्स और डेथ और इन्फेक्शन ये सब कुछ देखने के बाद ही कंक्लूड कर पाएंगे साल भर बाद कि कोरोना का नेचर क्या है, अभी किसी को नहीं मालूम चल रहा है। तो सेम वे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ साइंटिस्ट लोग बनाएंगे, बना चुके हैं इनफैक्ट, और उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया और नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस किया कि किस टाइप का फोर्स है।
तो हमारा अगला टॉपिक यही है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है या सबके बीच में लगता है, क्या ये मास पे डिपेंड करता है, क्या ये चार्ज पे डिपेंड करता है या किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये सारा कुछ हमारा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद हमें न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, दूसरा कंसेप्ट है। और तब जाकर के आपको समझ में आएगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का वो N/P रेशियो कहाँ से आया है, N/P रेशियो की डेवलपमेंट कहाँ से हुई है। ठीक है, तो अब हम आज के लिए इतने रखेंगे, वो सब नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, ठीक है जी, वाइंड अप करेंगे इसको यहीं पर अभी, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय। राम राम जी।